हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो बच्चे मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है ईशान गुप्ता और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। और ये वीडियो खास तौर से मैं अपने सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, जहाँ पे मैं एक रिवीजन सीरीज बनाई है आपके लिए। और आज के इस वीडियो के अंदर हम ओवरहेड का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से बच्चों समझना इस चीज को कि ये वीडियोस करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट का, सी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल चाहिए। अगर आपके पास सी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है तो आपको ये वीडियो काफी अच्छे से कवर होगा और सारे कॉन्सेप्ट्स लेके कवर होगा। ये रिवीजन वीडियोस बनाई जा रही है ताकि आपको लास्ट डे रिवीजन, एग्जाम से जस्ट पहले रिवीजन आप कर सकें। तो ये रिवीजन सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम ओवरहेड करने वाले हैं और ओवरहेड का ये पहला लेक्चर है जो आप सभी कवर करने वाले हैं। ये वीडियो ऑलरेडी मैं एक बार रिकॉर्ड कर चुका था, बट अभी रात को मैं 12 बजे इसको दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप सबको बेस्ट से बेस्ट आउटपुट निकल के आ सके। तो इस वीडियो के अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर होने वाले हैं? सबसे पहले तो ये पहला वीडियो है ओवरहेड्स का, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए। पहला तो क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स और स्टेप्स इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड। ध्यान रखना बच्चों, इस वीडियो के अंदर हो सकता है मैं आपका कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना करवाऊं, कोई भी इलस्ट्रेशंस वगैरह जो सी इंस्टीट्यूट ने दे रखी है वो कवर ना करो। मेनली मैं आपका फोकस करूंगा कि आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए इस चैप्टर के अंदर, ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस के अंदर जब न्यूमेरिकल्स इसके कवर करें आपको क्लियरली समझ में आए। तो इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करते हैं ओवरहेड्स फटाफट से बच्चों। जब मैं ओवरहेड्स की बात करता हूं तो कई बच्चों के सर के ऊपर से ही ओवर दी हेड चले जाता है ये चैप्टर। क्यों चले जाता है? क्योंकि बच्चों ने प्रॉपरली इसको ग्रिप में नहीं लिया होता, इसको समझा नहीं होता, और इसी वजह से कहीं ना कहीं उनको आगे आने वाले चैप्टर्स में भी दिक्कत आती है। इसी पे बेस्ड एक और चैप्टर भी आएगा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो अगर आपको ये वाला चैप्टर समझ नहीं आएगा तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, और हो सकता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में भी थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आए। तो इस चीज को ध्यान से समझते हैं बच्चों। सबसे पहले तो हम इसका क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। पहले तो बच्चों ओवरहेड होता क्या है इस चीज को ही समझ लेते हैं। ओवरहेड का मतलब क्या होता है बच्चों? जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल होता है प्लस जो भी इनडायरेक्ट लेबर होता है प्लस जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर मैं इन तीनों को चीजों को ऐड कर दूं तो उसको हम बोलते हैं ओवरहेड। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं सिर्फ ओवरहेड की बात करूं तो ओवरहेड का मतलब ही क्या हो गया बच्चों? इनडायरेक्ट कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्ट पे लग तो रही है बट आप डायरेक्टली नहीं बता सकते कि प्रोडक्ट पे कितना खर्चा लग रहा है। हो सकता है कि जब आपने इंट्रोडक्शन किया हो तब आपको समझ में आया कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्या क्या चीजें पूरी करते हैं। इसी तरीके से इनडायरेक्ट भी होते हैं जो आप प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये जो पेन है, इसको पेन को बनाने के लिए डायरेक्ट कॉस्ट तो आप बता सकते हैं कि कितनी लग रही है, बट इनडायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट लेबर बताना मुश्किल हो जाता है। बट एक कॉस्ट अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी तो कॉस्ट होती है ना, तो उस चीज की अकाउंटिंग कैसे करनी है वो भी थोड़ी देर में समझेंगे। पहले उसका क्लासिफिकेशन समझ रहे हैं। यहां पे देखना बच्चों ध्यान से। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, पहला क्लासिफिकेशन है बाय वे ऑफ फंक्शन। तो या तो फैक्ट्री में होने वाले इनडायरेक्ट खर्चे, फैक्ट्री, इसके नाम ध्यान रखने हैं बच्चों आपको। फैक्ट्री में होने वाले खर्चों को हम और क्या बोल सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड। ध्यान रखिएगा बच्चों, ओवरहेड सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट खर्चों को कवर करता है। अगर मैं लिख दूं ना फैक्ट्री कॉस्ट, तो फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट खर्चे फैक्ट्री के प्लस इनडायरेक्ट खर्चे। इस चीज को ना हम कॉस्ट शीट में दोबारा से रिवाइज करेंगे, बट फिलहाल के लिए इसके अलावा इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं वर्क्स ओवरहेड। तो ये 3-4 नाम है जो आपको याद करने हैं, वर्क्स ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। इसके बाद कुछ ऑफिस के होने वाले इनडायरेक्ट खर्चे तो उसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोलते हैं। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के इनडायरेक्ट खर्चे। तो ये सिंपल से फंक्शंस पे क्लासिफिकेशन है। तो इसके एग्जांपल्स वगैरह लिखे हुए हैं, आप रीड कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएंगे। बाय नेचर, बाय नेचर मतलब अगेन ये ना बहुत ही सिंपल सा इंट्रोडक्शन है मेरे हिसाब से। अगर ये आप सिंपली रीड करेंगे तब भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड मतलब जो जैसे रेंट हो गया, रेंट तो इनकर होगा ही होगा एक टाइम पीरियड के लिए, चाहे काम हो चाहे ना हो।
समझ पा रहे हैं? जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, वो एक ओवर 1 ईयर इनकर होगा ही होगा, चाहे आप आउटपुट प्रोड्यूस करो चाहे ना करो। वेरिएबल ओवरहेड वो होते हैं जैसे जैसे आप आउटपुट लेवल बढ़ाओगे वैसे वैसे इनडायरेक्ट खर्चे बढ़ेंगे। सेमी वेरिएबल वो इनडायरेक्ट खर्चे जिनके अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल। अब इलेक्ट्रिसिटी के बिल के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल के अंदर एक फिक्स चार्जेस होते हैं, चाहे आप कुछ कंज्यूम करो बिजली चाहे ना करो, फिर भी वो फिक्स चार्ज आएंगे ही आएंगे। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक फिक्स्ड कंपोनेंट होता है और एक वेरिएबल कंपोनेंट होता है। मतलब अगर आप बिजली ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो कहीं ना कहीं बिजली का बिल ज्यादा आएगा, प्लस कुछ फिक्स चार्ज तो होगा ही होगा। तो दोनों कंपोनेंट्स को कंबाइन करके बाय एलिमेंट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये तो सिंपल सी बातें कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे, इनको आप सिंपली रीड भी कर लेंगे तब भी चल जाएगा। कंट्रोलेबिलिटी, कुछ ऐसे खर्चे जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, अगर प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करें तो वो वाले खर्चे आप कंट्रोल कर सकते हैं और वो खर्चों को कम किया जा सकता है। अनकंट्रोलेबल, जिनको हम कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है रेट्स एंड टैक्सेस, और यहाँ पे दे रखा है कंट्रोलेबल के लिए मटेरियल कॉस्ट। तो इनको आप सिंपली एक बार रीड कर लीजिए बच्चों। मैं तो बोलूंगा क्लासिफिकेशन, एडवांटेजेस, अब ये बच्चों ये भी रीड कर लेंगे आप, इसके ऊपर भी मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा एडवांटेजेस के ऊपर। चलिए, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये वाला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मतलब बच्चों फैक्ट्री में होने वाले इनडायरेक्ट खर्चे। आज जो मैं इस वीडियो के अंदर मेनली कवर करने जा रहा हूं, ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ही कवर करने जा रहा हूं। इससे क्या होगा कि आने वाले वीडियोस के अंदर जब मैं आपके साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर करूंगा तो मैं इसी चीज को बार बार रेफर करके कवर करूंगा। देखिए, सबसे इस ओवरहेड के चैप्टर में मेनली कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप जिसे हम बोलते हैं गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन या कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। स्टेप नंबर 2 उसका एलोकेशन या अपॉर्शनमेंट करना। स्टेप नंबर 3 एब्जॉर्प्शन करना। और स्टेप नंबर 4 अंडर या ओवर रिकवरी के बारे में कुछ बातें होती हैं। ठीक है, अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे धीरे धीरे। तो ये कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके अंदर से इस वीडियो के अंदर मैं मेनली इन दोनों पे ज्यादा फोकस करूंगा। पहला स्टेप तो है भी छोटा सा, तो मैं इस वाले कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करूंगा। धीरे धीरे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे इन पे भी फोकस आएगा। तो देखिए, अब ऐसा इमेजिन करिए एक मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर है। ध्यान रखिएगा बच्चों, थोड़ा सा पेस फास्ट रहेगा क्योंकि रिवीजन वीडियोस हैं, तो आपको भी थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। एक मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने होते हैं और प्रोडक्ट्स को बना के वो सेलर को बेचता है। अब प्रोडक्ट बनाने में ये तो फायदा होता है कि उसको डायरेक्ट खर्चे तो पता है कितने होंगे प्रोडक्ट को बनाने में, बट इनडायरेक्ट खर्चे यानी कि ओवरहेड का खर्चा उसको पता नहीं होता। एक्चुअल इनडायरेक्ट खर्चा कितना होगा ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पीरियड ही पता लगेगा। बट जब मैन्युफैक्चरिंग चल रही होती है तो साइड बाय साइड वो प्रोडक्ट्स बेचता है, तो उसको साइड बाय साइड चेक भी रखना पड़ेगा ना कि भाई प्रोडक्ट के कॉस्ट के अंदर हम इनडायरेक्ट खर्चों को भी जोड़ें। तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, साल के स्टार्टिंग में ही जो भी टाइम पीरियड है उसके स्टार्टिंग के अंदर ही बजटेड रेट निकाल लेता है। बजटेड रेट से मेरा क्या मतलब है, वो एक एस्टिमेट निकालता है कि पूरे साल के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे बजटेड ओवरहेड का खर्चा आएगा 1 लाख रुपए का। एग्जैक्ट कब पता लगेगा बच्चों, साल के एंड में। बट बजटेड कब पता बजटेड तो स्टार्टिंग में भी निकाल सकते हैं कि रेंट मान लीजिए पूरे साल का 1 लाख रुपए जाएगा और बजटेड आउटपुट वो कितना बनाएगा 10,000 यूनिट्स। यानी कि बजटेड रिकवरी रेट उसका कितना हो गया 1 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 10,000 रुपीज 10 पर यूनिट। ये एक रिकवरी रेट उसने निकाल दिया, यानी कि जितने भी वो कस्टमर को सामान बेचेगा उसके अंदर डायरेक्ट खर्चों के अलावा इनडायरेक्ट खर्चा कितना आ जाएगा ₹10 पर यूनिट के हिसाब से। एक्चुअल पोजीशन उसको कब पता लगेगी, एंड में। बट अभी हम बजटेड, ये एक रिकवरी रेट, इसे बोलते हैं एक रिकवरी रेट निकालने की बात कर रहे हैं। अब ये सारी प्रॉब्लम क्यों जनरेट होती है बच्चों, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इनडायरेक्ट खर्चा उस प्रोडक्ट पे कितना चार्ज हो रहा है।
बहुत बारी ऐसा देखा जाता है कि मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं उनके कई सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, यहाँ पे वो जीन्स बना रहा है, यहाँ पे वो शर्ट बना रहा है। अगर एक मैन्युफैक्चरर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना रहा हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट बहुत बारी देखा जाता है कि वो कई सारे प्रोडक्ट बनाता है, जैसे जीन्स, शर्ट्स। अब उसको ये प्रॉब्लम आती है कि भाई हर प्रोडक्ट पे कितना इनडायरेक्ट खर्चा लग रहा है, ये चीज गेस करना या ये चीज कैलकुलेट करना, यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है ओवरहेड के चैप्टर में। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो वो डिपार्टमेंट हो गए जिससे कुछ प्रोडक्ट निकल के आ रहा है और इस प्रोडक्ट से ही हम उस खर्चे की रिकवरी करेंगे। इसके अलावा सर्विस डिपार्टमेंट भी होते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट जो इनको फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, जैसे आपका हो गया एग्जाम्पल के तौर पे वेयर हाउस या फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इस तरीके से। अब ओवरहेड का खर्चा कुछ इस तरीके से फंक्शन करता है कि सबसे पहले आप खर्चे लेकर आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, डेप्रिसिएशन का खर्चा। इन सारे खर्चों को आप यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। ध्यान से बच्चों टर्म सुनना, इन खर्चों को आप यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आया पूरी कंपनी के लिए 1 लाख रुपए का, तो आपने उसको यहाँ पे बाइफरकेट कर दिया। बाइफरकेट कर दिया मतलब अपोर्शन कर दिया। आपने उस खर्चे को इन सब के अंदर अपोर्शन कर दिया। तो ये टर्म ध्यान रखेंगे बच्चों, क्या कर दिया? अपोर्शन कर दिया हमने इन सब के अंदर, ठीक है। अब कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हमें पहले से ही पता होता है कि इसी डिपार्टमेंट के लिए हो रहे हैं। तो अगर कोई खर्चा स्पेसिफिकली किसी डिपार्टमेंट के लिए वो होता है तो उसको बोलते हैं एलोकेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? एलोकेशन। दोबारा से, अगर कोई खर्चा आया, खर्चे को हमने सब में डिवाइड कर दिया तो उसे बोलते हैं अपॉर्शनमेंट। और अगर हमने उसको पहले से ही पता है कि कौन से के लिए कौन सा खर्चा है और हमें स्पेसिफाई कर रखा है तो उसे बोलते हैं एलोकेशन। तो अब बच्चों का डाउट ये आता है कि सर ये अपॉर्शनमेंट जो आपने किया, ये जो किसी इलेक्ट्रिसिटी के बिल को चारों डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया, किस बेसिस पे करते हैं? तो ये वर्डिंग्स ध्यान से सुनना, एक रीजनेबल बेसिस पे। किस बेसिस पे? रीजनेबल बेसिस पे। ये आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिकली समझ में आएगा जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना इसके, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसका एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए रेंट है, पूरी एक कंपाउंड का रेंट जा रहा है। अब रेंट को हम इन चारों में डिवाइड कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। सबसे रीजनेबल बेसिस क्या हो गया उसका? एरिया। तो अपॉर्शनमेंट किस बेसिस पे होगा बच्चों? रीजनेबल बेसिस पे। एलोकेशन तो पहले से ही करके दे रखा होता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसे बोलते हैं टोटल ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये नया टर्म आ गया बच्चों, ध्यान रखना। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? जब कोई खर्चा फर्स्ट टाइम अपॉर्शन होता है या फिर फर्स्ट टाइम एलोकेट होता है, उसे बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये ऊपर वाला जितना भी हिस्सा है, ये ऊपर वाला जितना भी हिस्सा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। दोबारा से वर्डिंग सुनना, जब भी कोई खर्चा फॉर दी फर्स्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, अपॉर्शन हो रहा हो या फिर एलोकेट हो रहा हो, उसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस लाइन से ऊपर जितना भी ये सब कुछ हो रहा है, इसे बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों का एक और डाउट आता है, सर ये बताइए कि ये डाटा आएगा कहां से? अब बच्चों इसके दो जवाब होते हैं। पहला, प्रैक्टिकली ये डाटा आपका लास्ट ईयर का डाटा हो सकता है, या फिर हो सकता है कंपनी ने अगले साल का एस्टिमेट्स निकाले हों, या फिर हो सकता है कंपनी के पास अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको बुला के ये डाटा इकट्ठा किया हो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डाटा आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। तो ये डाटा कहां से आता है? प्रैक्टिकली कंपनी अलग अलग रिसोर्सेज से डाटा मंगवाती है कि पिछले साल क्या परफॉर्मेंस था, पिछले साल क्या क्या खर्चे हुए, इनडायरेक्ट खर्चे, और उसके बेसिस पे अगले साल का बजट प्रिपेयर करती है। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डाटा आपको एग्जाम में गिवन होगा, बेसिस भी गिवन होंगे। इसके क्वेश्चन जब करेंगे आपको समझ में आएगा। फिलहाल के लिए इन टर्म्स पे फोकस करते हैं। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है हमारा यहां तक। अब बच्चों सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है बच्चों? प्रॉब्लम ये है कि अल्टीमेटली ओवरहेड के खर्चे, ये जीन्स और शर्ट, इनको बेच के ही रिकवर होंगे। जो भी रेंट का खर्चा है, बिजली का खर्चा है, जितना भी खर्चा है, वो अल्टीमेटली किसको बेच के रिकवर होंगे? जीन्स और शर्ट, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिकवर होंगे। तो इसके बाद का जो स्टेप होता है उसे बोलते हैं
रीडिस्ट्रीब्यूशन या फिर रीअपोर्शनमेंट। रीडिस्ट्रीब्यूशन या फिर रीअपोर्शनमेंट। यहां पे हम क्या करते हैं बच्चों, इस वाले खर्चे को इन दोनों डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसे बोलते हैं रीअपोर्शनमेंट या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन। दो टर्म्स आ गए, रीअपोर्शनमेंट या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पे हमने क्या किया बच्चों, यहां पे हमने सिंपली ये किया, इसको मैं थोड़ा सा बेटर तरीके से बना देता हूं। हमने यहाँ पे जो भी सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे थे उनको कहाँ ले गए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। तो हमने सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाले, इसे बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन या फिर रीअपोर्शनमेंट। और इस वाले हिस्से को, ये वाले हिस्से को हम बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जब किसी खर्चे को फॉर द सेकेंड टाइम डिस्ट्रीब्यूट, सेकेंड या ऑनवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम, यहाँ पे मोर देन फर्स्ट टाइम जब रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इस वाले डिपार्टमेंट के खर्चे तो जीरो हो जाते हैं और यहाँ पे हमारा टोटल ओवरहेड निकल के आ जाता है। क्या निकल के आ जाता है बच्चों, टोटल ओवरहेड निकल के यहाँ पे आ जाता है। अब हमारा एम क्या था बच्चों, एक रिकवरी रेट निकालना। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे टोटल ओवरहेड तो हमारा निकल के आ गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन रीअपोर्शन में ये सब कुछ करके। तो इससे हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है, हमें एक बजटेड आइडिया लग जाता है टोटल ओवरहेड्स का। इसके फर्दर आगे स्टेप्स क्या होते हैं एक एक करके स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इतना आपको रीड करवा दूं, एक बार समझा देते हैं फटाफट से, कहाँ पे गिवन है आपकी बुक्स के अंदर। ठीक है, अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो इसके अंदर ये करने जा रहे हैं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेथड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आधे से ज्यादा चैप्टर इसी पे रिवॉल्व करता है। इसका स्टेप नंबर 1 क्या है, एस्टिमेशन एंड कलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। पेज नंबर 4.8 पे हम ये वाला स्टेप आपके एग्जाम्स के अंदर, यानी कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी आपको गिवन होगा। ये वाला आपके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि डाटा कहाँ से एस्टिमेट होगा। प्रैक्टिकली ये अलग अलग सोर्सेज गिवन है, इनवॉइसेस, स्टोर रिक्विजिशन, वेजेस एनालिसिस बुक, जर्नल एंट्रीज एक्सेट्रा। फिर सेकंड स्टेप आता है, ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है। अगेन जब आप इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत डिटेल में समझ में आएगा, बट अभी के लिए कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट अपॉर्शनमेंट। ये देखिए कॉस्ट एलोकेशन के लिए क्या था, कॉस्ट एलोकेशन का मतलब क्या था, द टर्म एलोकेशन रेफर्स टू द डायरेक्ट असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट विच कैन बी ट्रेस्ड डायरेक्टली। मतलब कोई ऐसा इनडायरेक्ट खर्चा जो स्पेसिफिक एक डिपार्टमेंट में हुआ हो, सीधा वहां पे जाके हम उसको पेस्ट कर देते हैं। जबकि कॉस्ट अपॉर्शनमेंट का मतलब क्या हुआ, unallocable expenses are to be spread over the various department or cost center on the basis of the true principles. In simple terms अगर मैं बात करूं, on a reasonable basis, जो भी आपको रीजनेबल बेसिस लगता है, सबसे लॉजिकल बेस लगता है, गिवन द डाटा, आपको क्वेश्चन में जो भी डाटा गिवन है उसके बेसिस पे जो सबसे रीजनेबल बेसिस लग रहा है, उस बेसिस पे आप इस कॉस्ट को अपोर्शन कर देंगे। जैसे मेरे एग्जांपल में बिजली का बिल, रेंट, रीअपोर्शनमेंट। अच्छा एक और चीज, इनको हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं बच्चों, क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। और रीअपोर्शनमेंट का मतलब ही क्या हो गया, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो गया बच्चों, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को किस पे एलोकेट, किस पे डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे। सर्विस डिपार्टमेंट आर दोज डिपार्टमेंट्स व्हिच डू नॉट डायरेक्टली टेक पार्ट इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज। एग्जाम्पल क्या था, वेयर हाउसेज या फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, बट इनका होना जरूरी होता है। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज कॉल्ड रीअसाइनमेंट और रीअपोर्शनमेंट या फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैंने बताया ना, सर्विस डिपार्टमेंट से खर्चा कहाँ जा रहा था,
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सर्विस डिपार्टमेंट को फिनिश ऑफ कर रहे थे। इसके बाद बच्चों 2 स्टेप्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन। ये वाला मेथड अभी थोड़ा सा मैं रोकूंगा, इसके अंदर ना 6, अभी तो मैंने एक और चीज आपके साथ कवर नहीं की है फिलहाल, तो ना मैं एक बार ही देखता हूं इस वीडियो के अंदर कवर करें या नहीं। 1 मिनट रुकिए बच्चों। हाँ रुकिए। इसके अंदर अभी मैंने कुछ चीजें आपको अभी भी कट शॉर्ट की हैं, वो मैं आपके साथ डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, बट फिलहाल के लिए एब्जॉर्प्शन के अंदर ना 6 स्टेप्स आते हैं। 6 स्टेप्स नहीं, 6 मेथड्स होते हैं जिससे हम एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। इसकी रिगार्डिंग मैं आगे आने वाली वीडियोस में बात करूंगा, अभी मैं इसको टच नहीं कर रहा क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपको कंफ्यूज कर जाए। तो 6 मेथड्स क्या होते हैं कि एब्जॉर्प्शन अल्टीमेटली ओवरहेड का खर्चा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ओवरहेड के खर्चे को, यानी कि डिपार्टमेंट का ओवरहेड का खर्चा हम प्रोडक्ट पे कैसे चार्ज करेंगे, यानी कि जो भी ओवरहेड आ रहा था डिपार्टमेंट का उसको प्रोडक्ट पे कैसे चार्ज करना है, उसके लिए 6 मेथड्स होते हैं। तो वो उसको एक रिकवरी रेट बेसिस पिक करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग ओवरहेड्स ऑफ अ डिपार्टमेंट और एनी अदर कॉस्ट सेंटर फ्रॉम इट्स आउटपुट इज कॉल्ड रिकवरी और एब्जॉर्प्शन। तो ये एक रिकवरी रेट पिक करते हैं, 6 मेथड्स होते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे अभी आगे। और उसका अंडर या ओवर रिकवरी का ट्रीटमेंट, ये तो अभी बिल्कुल भी मैंने टच किया नहीं है इस वीडियो में। तो बच्चों आप सभी क्या कर सकते हैं, घर पे कुछ चीजें एक बार रीड कर लेना। ये वाला भी हिस्सा पेंडिंग है आपका, समझ लीजिए ये वाला हिस्सा, और ये एब्जॉर्प्शन का हिस्सा पूरा का पूरा पेंडिंग है, इसको डिटेल में भी बात करेंगे। आप घर पे क्या कर सकते हैं बच्चों, इस वीडियो के खत्म होने के बाद एक तो ये वाला हिस्सा आप रीड कर लेना, पेज नंबर 4.10, इसको रीड कर सकते हैं आप। ये जो पीछे मैंने समझाया ना, इसी को थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है। अच्छा, ये वाला हिस्सा जो है एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, ये वाला हिस्सा भी आप एक बार रीड कर लेंगे, ठीक है। आप इसको कहाँ तक रीड कर सकते हैं, अपॉर्शनमेंट, ये वाला हिस्सा भी रीड कर लेंगे। उसके ना अलग अलग बेसिस वगैरह गिवन है आपको। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ना, अपॉर्शनमेंट होता है, अपॉर्शनमेंट करने के लिए खर्चे को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में फॉर द फर्स्ट टाइम डिवाइड करने के लिए एक रीजनेबल बेसिस चाहिए होता है। तो यहाँ पे एक आपको एस्टिमेट गिवन है कि रेंट को डिवाइड करने के लिए फ्लोर एरिया, वॉल्यूम ऑफ डिपार्टमेंट, परक्विजिट्स को, नंबर ऑफ वर्कर्स, और ये का आपको पूरा का पूरा टेबल गिवन है। अब ये टेबल ना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ड टू वर्ड नहीं याद करना, आपको सिर्फ एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गिवन होगा और बेसिस ना कहीं लिखे होंगे। तो ये सारा कुछ याद करके जाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस पे बेस्ड है। फिर भी एक बार रीड जरूर कर लीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इन खर्चों को, इन एक्सपेंसेस को किस बेसिस पे आपने डिवाइड करना है, एक आइडिया लग जाएगा आपको। सम अदर बेसिस भी हैं, एक ये भी एक बार आप रीड कर लेंगे, ठीक है। एनालिसिस ऑफ, ये वाला तो हिस्सा रीड वाला ही है। तो डिफरेंस बिटवीन एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट, रीड, नथिंग इंपॉर्टेंट। रीअपॉर्शनमेंट, अब रीअपॉर्शनमेंट के अंदर बच्चों कई सारे ना मेथड्स होते हैं फर्दर। ये देखिए ये वाला हिस्सा अगेन इंपॉर्टेंट है, मेथड्स ऑफ रीअपॉर्शनमेंट। ये वाला हिस्सा जो है बच्चों, इसको मैं बहुत डिटेल में कवर करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं ये इलस्ट्रेशंस कवर करवाऊंगा आपके साथ। ध्यान से बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसको यहां से शुरू करेंगे। बीच में एक टॉपिक है, या फिर इसको ऐसा करता हूं मैं, यहां से ही शुरू करवा दूंगा। ये वाला हिस्सा तो छोड़िए, कुछ भी मैंने नहीं करवाया। रीअपॉर्शनमेंट के हिस्से से शुरू करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको पूरा का पूरा एग्जाम्पल्स कवर करवाऊंगा ताकि आपको रीअपॉर्शनमेंट का हिस्सा समझ में आ जाए। तो फटाफट से बच्चों, जाने से पहले एक बार इसका रीकैप लेते हैं, हमने क्या क्या समझा। ये चैप्टर को पिक करना और रिवाइज करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। हम साल के स्टार्टिंग में खड़े हैं, स्टोरी सुनते जाना बच्चों, फटाफट से आप मेरे साथ साथ रिकॉल करते जाना। हम एक मैन्युफैक्चरर हैं और हम साल के स्टार्टिंग में खड़े हैं। हमें ओवरहेड का एक रिकवरी रेट निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स। तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है डाटा इकट्ठा करना, जिसके अंदर आपका कोई भी रोल नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेप नंबर 2 करने जा रहे हैं। कोई भी आपके पास एक्सपेंस आया या ओवरहेड आया, आप उसको इन सारे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं। किस बेसिस पे, ऑन अ रीजनेबल बेसिस। उसके रिगार्डिंग मैंने अभी आपको एक टेबल बोला, इसे क्या बोलते हैं, अपॉर्शनमेंट।
और अगर कोई एक्सपेंस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का ही है तो इसको क्या बोलते हैं, एलोकेशन। अगर ये खर्चा फॉर द फर्स्ट टाइम वहां पे जा रहा है बच्चों, फॉर द फर्स्ट टाइम वहां पे जा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो खर्चा यहाँ पे आ गया, ये टोटल आ गया, टोटल ऑफ फ्रॉम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल फ्रॉम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आ गया। अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीअपॉर्चनमेंट, या फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ के खर्चे को जीरो करना और ये वाले खर्चे को कहां पे भेजना, ये दोनों खर्चे को कहां पे भेजना, इन वाले डिपार्टमेंट्स में। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तब हम इस वाले स्टेप को, यानी कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वाले स्टेप को प्रॉपरली क्लियर करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो के थ्रू आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का एक बार आइडिया लग जाना चाहिए और रिवीजन हो जाना चाहिए। मेन टारगेट मेरा है रिवीजन करना। तो नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही हम आएंगे हम क्या करेंगे, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का रिवीजन पिक करेंगे, उसके क्वेश्चंस पिक करेंगे ताकि फटाफट से आपका रिवाइज हो सके और इलस्ट्रेशन इसकी कवर हो सके। तो होपफुली इस वीडियो के थ्रू आपको एक फटाफट से छोटा सा एक रिकैप मिला होगा ओवरहेड्स के चैप्टर का। तो नेक्स्ट वीडियो में आते ही हम स्टार्ट करेंगे आगे के लेक्चर्स। होपफुली ये वीडियोस आपको हेल्प कर रही होंगी, अगर हेल्प कर रही हैं तो जरूर कमेंट करके मुझे बताइए। जब आप सभी बताते हैं ना कि सर इस तरीके से ये चीज़ क्लियर हुई या ये आपको पॉइंट समझ में आया या फिर आपको वीडियोस हेल्प करी, तो बहुत ही एक मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं और वीडियोस बनाने के लिए एक एनर्जेटिक रहता हूँ। तो अभी जैसे कि रात के 12:30 बज रहे हैं, फिर भी मैं आप सबके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। क्यों? ताकि आप सबको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल सके इसका। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते रहेंगे आगे भी। ऑल द बेस्ट।